बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। पहले हमने आरबीसी का साइकिल पढ़ा था, अब हम आरबीसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, नंबर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, तो इनके थोड़े से हम इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें आते हैं हमारे पास सबसे पहले इसके फीचर्स। ठीक है। तो फीचर्स में आते हैं हमारे पास, हमने पढ़ा था कि इनके ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, मीन्स दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा होते हैं जो इनका नंबर होते हैं हमारे पास नॉर्मली, वो होता है 4 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मीटर, पर मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर, वट एवर इज मिलीमीटर। देन वी हैव द डायमीटर। इसका डायमीटर क्या होता है हमारे पास, तो डायमीटर जो होता है हमारे पास 7.2 माइक्रोन्स तक होता है। थिकनेस इसकी डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है कि हम इसको कौन से व्यू से देख रहे हैं। अगर हम इसको साइड व्यू से देखेंगे तो इसके हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव नज़र आएंगे। एक हमारे पास होगा पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल साइड, और एक हमारे पास होगा सेंट्रल साइड या सेंट्रल विजन। जो पेरिफेरल साइड हमारे पास वो 2.2 माइक्रोन तक होते हैं, और जो हमारे पास सेंट्रल है वो 1 माइक्रोन तक होते हैं। तो ये थिकनेस इसकी इस तरह साइड से हम देख सकते हैं, कुछ इस तरह की शेप बनती है हमारे पास। ये पेरिफेरल में आप देख सकते हैं कि 2.2 तक है, जबकि सेंटर में 1 माइक्रोन तक। तो ये इसकी डिफरेंस, इसके कुछ फीचर्स आ गए। इसका फिर मेन का कार्पस्कुलर वॉल्यूम आता है जो हमारे पास आते हैं 78 to 90। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम होता है। इसके अलावा जो इसके और फीचर्स हैं कि ये फंक्शन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। आज हम इसको देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास सबसे पहले आती है इसकी शेप, कि इसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, शेप में हम दो किस्म की शेप डिस्कस करें, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। तो मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, ब्लैक से लिख रहे। दिस विल बी फिजियोलॉजिकल एंड दिस पैथोलॉजिकल। तो ये हमारे पास पैथोलॉजिकल होगा और वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल। ये फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। इधर हमने फीचर डिस्कस किए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और अब हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास शेप है। फिजियोलॉजिकल शेप जो उसकी होती है वो होती है डम्बेल शेप। ठीक है, डम्बेल शेप। और ये जो शेप को मेंटेन करने वाली चीज़ होती है, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं मेन, एक्टिन, स्पेक्ट्रिन, और इन दोनों को जोड़ने वाला एनकायरिन। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनके प्रोटीन, इसको ये शेप देते हैं। जो पैथोलॉजिकल इनकी शेप चेंज हो सकती है, तो उसमें एक शेप आती है स्फेरिकल, एक आती है हमारे पास कनकेव, फिर आती है हमारे पास श्रिंक शेप जो कि पोइकिलोसाइट कहलाती है, पोइकिलोसाइट। फिर आती है हमारे पास एक और शेप जो कि क्रीसेंट बनाती है, जिसको हम कहते हैं क्रीनेशन। ठीक है, जो स्फेरिकल शेप है ये हमारे पास नज़र आती है स्फेरोसाइट्स में, जब ये कंडीशन होती है। इसको ये हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये क्यों होती है, अभी सिर्फ हमने इसको ओवरव्यू देना है। जो इसकी कनकेव शेप है, जो तकरीबन सिकल शेप होती है, मून लाइक शेप होती है, ये किस वजह से होती है, ये सिकल सेल एनीमिया में होती है। ठीक है, ये क्यों होती है हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे पास पोइकिलोसाइट्स और क्रीनेशन। तो ये हमारे पास कुछ इसकी शेप्स आ जाती हैं जो कि पैथोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजी में सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास
साइज के बारे में। तो नॉर्मल साइज क्या है इसका जो फिजियोलॉजिकल है वो है हमारे पास 7.2 माइक्रोन। और जो हमारे पास पैथोलॉजिकल है तो उसमें हमारे पास 3 केसेस आ सकते हैं। नंबर 1 माइक्रोसिटिक, जिसमें लेस देन 7.2 माइक्रोन होगा। फिर आते हैं हमारे पास मैक्रोसिटिक, जिसमें ग्रेटर देन 7.2 माइक्रोन आएगा। और फिर आता है हमारे पास एनाइसोसिटिक, ठीक है, जिसमें मिक्स होंगे, दोनों होंगे। यह हमारे पास आता है परनीशियस एनीमिया में ज्यादातर। ये हम आगे डिटेल में सारी पढ़ेंगे अलग-अलग से, ठीक है। इसमें जो है ना हाइपोक्रोमिक हो जाती है कंडीशन, इसमें मेचुरेशन फैक्टर नहीं होती है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास कलर की वेरिएशन। नंबर 3 पर पर्सपेक्टिव है हमारे पास कलर के बारे में। तो नॉर्मल कलर इसका क्या होता है? रेड, ठीक है। रेड क्यों? हेमोग्लोबिन और आयरन की वजह से। वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कैसे कलर चेंजेस होती हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस में 2 किस्म की कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो होगा हाइपोक्रोमिक, मीन्स कि उसका कलर डल होगा, या तो होगा हाइपरक्रोमिक कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, डार्क रेड होगा। डल एंड दिस विल बी डार्क बिकॉज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये इनमें से कुछ चेंजेस आएंगे कलर की वजह से, ठीक है। तो ये पैथोलॉजिकल होंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास अब नंबर्स। नंबर्स या वैरायटी या वेरिएशन या क्वांटिटी, जो भी आप इनको नेम दें। नंबर में आ जाते हैं हमारे पास फिर 2 तरह के टाइप्स, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। अब जो हमारे पास इनका नंबर है, नॉर्मल क्या होता है हमारे पास, पहले इसमें हम इंक्रीज पढ़ते हैं फिर इसको डिक्रीज पढ़ते हैं इसके। लेट सपोज पहला हमारा है इंक्रीज, कि किन केसेस में जो है ना ये इंक्रीज होगा पैथोलॉजिकली और किन केसेस में ये इंक्रीज होगा फिजियोलॉजिकली। तो फिजियोलॉजिकल इंक्रीज हमारे पास है सबसे पहले हाइपोक्सिया में। हाइपोक्सिया की कंडीशन में, यानी कि जब हमारे पास ऑक्सीजन कम होगा, हम ऐसी इन्वायरमेंट में होगी जिसमें ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम है या फिर प्रेशर कम है। सिमिलरली ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी थायरॉक्सिन लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो है ना ये सारे मेटाबॉलिज्म हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म के इंक्रीज होने से हमेशा क्या होता है, आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। मेटाबॉलिज्म खाने के बाद भी जो है ना इंक्रीज होता है, तो मील भी आ जाएगा इसमें। सिमिलरली एक्सरसाइज करने के बाद भी हमारे पास इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होगी रेड ब्लड सेल्स की। आल्सो हमारे पास एक और केस में आएगा जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ये वो पॉलीसाइथीमिया होता है जो हाइपोक्सिया की वजह से होता है, तो इस वजह से ये फिजियोलॉजिकल है। आल्सो अदर टाइप जो इसकी हैं जैसे कि वेरा हो गया, वो पैथोलॉजिकल है। वेरा मीन ट्रू, तो ट्रू पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है और वो हाइपोक्सिया की वजह से नहीं होती, वो या बोन मैरो की वजह से होती है या फिर जो है ना और हमारी बॉडी की कंडीशन डिसीज की वजह से हो सकती है। अब हम आते हैं पैथोलॉजिकल इंक्रीज में, कि पैथोलॉजिकली क्यों इंक्रीज आ सकता है। तो सबसे पहला केस है हमारे पास पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा मीन ट्रू पॉलीसाइथीमिया, ट्रू इंक्रीज। ये वो इंक्रीज है रेड ब्लड सेल में जो अदर देन हाइपोक्सिया है, जिसका काज हाइपोक्सिया नहीं है, कोई और डिसीज है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे आरबीसी डिसीज की वजह से। आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो बॉडी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। सिमिलरली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कि बॉडी में जब ब्लड जाएगा तो ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उस वजह से भी हो जाएगा हमारे पास। और हेमोरेज,
इनिशियली, कि जो ही हेमोरेज हो गया तो बॉडी में ऑक्सीजन, ब्लड जो है वो कम हो गया, ऑक्सीजन भी कम हो गया, तो बॉडी क्या कर देगी, एरिथ्रोपोइटिन के रिलीज स्टार्ट करवा देगी, जिसकी वजह से ये सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। और पॉइजनिंग, कोई भी लेड पॉइजनिंग हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई है, तो इन केसेस में भी क्या होगा, हमारे पास जो इंक्रीज होगा आरबीसी का काउंट वो पैथोलॉजिकल होगा। फिर इनमें एक और भी केस है कि अगर ऐसा एनीमिया हमारे पास जिसमें मैचुरेशन फैक्टर मौजूद नहीं है, वैसे तो एनीमिया डिक्रीज को कहते हैं ना, मगर अगर हमारे पास प्रोटीन मैचुरेशन फैक्टर की मौजूदगी नहीं है तो हमारे पास जो आरबीसी होंगे वो इमेच्योर रिलीज होंगे, ठीक है, मीन्स कि रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो रेटिकुलोसाइट का काउंट इंक्रीज होना और एरिथ्रोसाइट का काउंट इंक्रीज होना ये एक चीज़ नहीं है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट के काउंट के इंक्रीज होने को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, ना कि रेटिकुलोसाइट के। रेटिकुलोसाइट हमारे पास एनीमिया में ज़्यादा होता है, मगर एनीमिया में हमारे पास एरिथ्रोसाइट का कम होता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, मगर वो ज़रूर इंक्रीज हो जाता है अक्सर ऐसी एनीमियाज में जिसके अंदर मैचुरेशन फैक्टर एब्सेंट हो। अब हम पढ़ते हैं डिक्रीज के बारे में कि किन फिजियोलॉजिकल फीचर्स की वजह से जो है ना हमारे पास हाइपोक्सिया हो सकता है, या जो है ना हाइपोक्सिया नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन कम होगी। तो सबसे पहला आता है हमारे पास स्लीप, कि आप जब कोई एक्टिविटी नहीं करते हो तो बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, तो इसकी प्रोडक्शन कम कर दी जाती है बॉडी की वजह से। सेम केस होगा प्रेगनेंसी में, कि ब्लड जो है ना यूज़ हो रहा होगा दोनों की तरफ से, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर फीमेल कम हो जाएगा, फीमेल के अंदर कम हो जाएगा। सिमिलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि ब्लड लॉस होगा हमारे पास, तो आरबीसी का काउंट उस वक्त कम होगा, उसके बाद ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर ये कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी कि हमारे पास रेड ब्लड का जो काउंट है वो क्यों कम होगी। फिर आते हैं हमारे पास हाई प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो जो ये हमारे पास है वो डिक्रीज होंगे। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इस वजह से डिक्रीज होंगे कि वो जो हार्ट के मतलब जो लंग्स के लंग्स के जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर तेज़ी से आएंगे, जिसकी वजह से सेचुरेशन कम होगी। जब सेचुरेशन कम होगी तो आरबीसी की तादाद की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक्त के आरबीसी की तादाद जो है हमारे पास कम होगी, ठीक है। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमेशा आरबीसी की तादाद कम होती है, उसकी प्रोडक्शन कम होती है, क्योंकि बॉडी को एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं होती है। जब एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है तभी हम बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बना के जो है ना उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। फिर आते हैं हमारे पास डिक्रीज इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस, कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस में कब डिक्रीज हो सकता है, तो उसकी मेन टाइप एक ही है, वो है एनीमिया। कि जब भी बॉडी में एनीमिया होगा तो आरबीसी की तादाद क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। तो ये थे हमारे पास इनकी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस और साथ में इनके नंबर की वेरिएशन। नंबर में हमने दो तरह के वेरिएशंस पढ़े, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, फिर उनकी फर्दर टाइप्स थी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सिमिलरली मॉर्फोलॉजी में भी हमने फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल की 3 कैटेगरीज पढ़ी कि शेप में क्या चेंजेस आ सकती हैं, साइज में क्या चेंजेस आ सकती हैं और उसके कलर में क्या चेंजेस आ सकती हैं। अब जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि आरबीसी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो कौन से रूट के थ्रू होती है या वो कैसे होती है, क्योंकि वो उसमें तो न्यूक्लियस कोई भी नहीं है, ना उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ना उसके अंदर अदर ऑर्गेनेलीज हैं। तो जो आरबीसी उसका आंसर है कि आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन, कि वो होता है हमारे पास टोटली एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ग्लूकोज की, ठीक है, जिसको हम एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज की ऐसी प्रोडक्ट डिस्ट्रक्शन जो कि एनारोबिकली हो, ठीक है। और इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, एमडन मेहम, ठीक है, मैनहेम, एमडन मैनहोफ। होफ पाथवे, इस पाथवे के जरिए जो है ना आरबीसी को एनर्जी मिलती है एनारोबिकली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन के मुताबिक, मैं इधर क्वेश्चन लिख लेता हूं कि अगर आरबीसी मतलब अगर कोई बंदा जो है ना हाइट पे चला जाए तो आरबीसी की तादाद को क्या होगा, व्हाट हैपन्स टू नंबर ऑफ आरबीसी एट हाइट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ, रिमेंबर कि हाइट्स में क्या चीज़ की डिफरेंस होगी, हाइट्स पे जाते हुए प्रेशर कम होगा और साथ ही साथ टेम्परेचर भी कम होगा। अब अगर आपको ये पता है कि टेम्परेचर के कम होने की वजह से आरबीसी पे क्या इफेक्ट होगा,
तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मालूम होगा। प्रेशर के कम होने से तो आपको पता चल गया है कि प्रेशर जब कम होता है तो फिर ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से इंक्रीज होते हैं आरबीसी, अगर प्रेशर कम हो। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो भी इंक्रीज होते हैं, मगर यहाँ तो ऑपोजिट है। यहाँ एक चीज़ की वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो इसको आपने देखना है कि यहाँ टेम्परेचर के इंक्रीज का नहीं कहा गया, डिक्रीज का कहा गया, ठीक है, क्योंकि हाइट्स पे जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो आपने इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि अगर हम हाइट पे जाते हैं तो आरबीसी की प्रोडक्शन क्या इफेक्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर तो कम होता है, ठीक है, मगर टेम्परेचर भी साथ कम होता है। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। तो टेम्परेचर जब कम होता है तो उस वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। और लास्ट टाइम वाले का ये आंसर है कि एनारोबिकली प्रोडक्शन होती है। एमरन मेहनॉफ जो पाथवे जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके नाम पे लिया हुआ है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो आज का लेक्चर इसी ख़त्म होता है।